क्या ये पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान, जिन्ना का पाकिस्तान है? There was no idea of पाकिस्तान। किसी किस्म की भी इस्लामिक स्टेट एक मॉडर्न डेमोक्रेसी हो सकती है? तो मेरी आर्गुमेंट है नो। मैं समझता हूँ कि मौदूदी की जो सोच है वो एक्चुअली पाकिस्तान पे काबू कर गई। इन्होंने कहा कि जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा उसका निकाह टूट जाएगा। लैंडलॉर्ड ने कहा कि ठीक है, इंटरेस्ट मुझे ना दो, लेकिन सारी फैमिली अब मेरे घर में काम करेगी। अगर उनके पास चॉइस होती तो वो पाकिस्तान को एक मॉडर्न मुस्लिम स्टेट बनाते हैं। हमारे यहाँ एक एक्सट्रीमिज्म की हमें एक बुनियाद समझ आती है, इंडिया में भी है, वहाँ क्यों है फिर? मजहब की बुनियाद पे बट गया। तो जो वहाँ का राइट विंग हिंदू है उसको एक आर्गुमेंट तो मिल गई ना। एक जमाने में तो सुबह लोग आते थे अमृतसर से लाहौर मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप में काम करने और शाम को चले जाते थे। अंग्रेजों का कभी इरादा नहीं था हिंदुस्तान को आज़ादी देने का। अब बात यह है कि हम जुग्राफियों के और तारीख के असीर होकर कब तक रहेंगे? नेशनलिज्म की जो जंग है वो तो जुनूनी जंग होती है, जिस तरह मजहबी जंगें जुनूनी नहीं होती। कल्चरल सोसाइटीज में रहते हैं तो जहाँ कल्चरल फ्रीडम है वहाँ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बेसिक उस सोसाइटी के वैल्यूज को आप माने। हमें आने वाली नस्लों के बारे में ज्यादा सोचना है, ना कि गई हुई नस्लों के बारे में। पंजाब के साथ जो जुल्म हुआ उसकी माफी हमें दोनों तरफ से मांगनी चाहिए, लेकिन जब तक आप पंजाबी को स्टेट लैंग्वेज नहीं अपनाएंगे, उर्दू भी रहे, इसे वापसी का कोई रास्ता है? मैंने किसी टर्क को पाकिस्तानी बनते तो नहीं देखा, ना ही किसी अरबी को देखा है। वो तो हमें मस्कीन समझते हैं। नेचर में तो कोई जस्टिस नहीं है। इंसान की मजबूरी है कि वो जस्टिस के बगैर दुनिया को देख नहीं सकता। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। हमारे साथ हैं बहुत इंतज़ार के बाद प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। एक दफ़ा पहले भी हमने डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ तकनीकी वजूहात से वो इंटरव्यू हम आपके सामने नहीं ला सके। उस पर हमने उनसे माजरत भी की और हम एक दफ़ा फिर उनसे दरख्वास्त की कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ ताकि हम तफसील से वो गुफ्तगू कर सकें जो पहले नामुकम्मल रह गई। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, टेक्नोलॉजी तो किसी को भी तंग कर सकती है, तो वो ऐसे ही हुआ था। आज मैं यहाँ हाजिर हूँ आपके सामने। बहुत शुक्रिया सर। सर, आपका अभी एक लेटेस्ट बुक भी आई है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान जी, जो आपका थीसिस भी है, उस पर आपने बरसों काम किया है। ये इसको ज़रा हमें समझाएं कि इसमें क्या सवाल है जिसको आपने एड्रेस किया है। एक तो मसला ये था पाकिस्तान में, अगर आप लिटरेचर पढ़ें इस टॉपिक के ऊपर, कि कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, जितने राइटर्स हैं उतने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैं चाहता था कि एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाए जहाँ पे एक तरफ यानी जो लोग कहते हैं उनकी आर्गुमेंट्स को एनालाइज किया जाए। जैसा मैंने एक्सट्रीम राइट पे मैंने रखा द इस्लामिक स्टेट एक्सक्लूडिंग ह्यूमन विल। ये थी एक तंजीम इस्लाह जस्टिस के काउस की। ठीक है। और उनका कहना था कि ना हमें इलेक्शन की ज़रूरत है, ना वोटिंग की ज़रूरत है, ना डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। कुरान और सुन्ना में सब चीज़ें पहले से ही तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सब चीज़ पहले से ही डिसाइडेड है, लिहाजा अकल की ज़रूरत और इनोवेशन करना, नई चीज़ें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आप सिर्फ कुरान पे और हदीस सुन्ना पे जो हैं सोर्सेज उनको अप्लाई कीजिए। और ये क्या मैं पाकिस्तान से पहले तहरीक चला रहे थे? नहीं, ये पाकिस्तान बनने के बाद के डिबेट की मैंने की एनालिसिस। ओके। क्योंकि पाकिस्तान बना तो लिया हमने, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं थी ये किस लिए बना है। हर एक सोच के पास पाकिस्तान का एक आइडिया था। और मेरी अपनी जो फाइंडिंग है, जिना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, उसमें मेरी आर्गुमेंट है कि देयर वाज नो आइडिया ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ एक जिना साहब की मोटिवेशन थी कि मैंने इंडिया की पार्टीशन करवानी है। पार्टीशन करवाने के लिए उन्होंने हर वो आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल की जो जस्टिफाई करती थी पार्टीशन। अब इस पर फैसला करना कि ये गलत था या सही इस इमटेरियल। पाकिस्तान गया बन। उस पाकिस्तान में अब जो जिस बुनियाद पे बना था वो तो ये था कि एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इस्लाम भी ख़तरे में होगा और मुसलमान भी होगा, इसलिए हमें अपना अलग मुल्क चाहिए। मुल्क गया बन। अब वहाँ पे एक्चुअली कैसा ये मुल्क होना चाहिए, इस पे जो लिटरेचर लिखा गया उसका एनालिसिस है। तो मैंने कहा है कि बिल्कुल राइट पे तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ना डेमोक्रेसी की, ना वोट की,
ना इलेक्शन की, कुछ भी नहीं, हर चीज़ पहले से डिसाइडेड है। ठीक है। इसके नेक्स्ट है द डिवाइन स्टेट एडमिटिंग ह्यूमन विल, उसमें मौलाना मौदूदी आ जाते हैं। हाँ। उनकी एक थ्योरी है द थ्योरी ऑफ अनऑक्यूपाइड एरियाज। उनकी थ्योरी ये है कि जहाँ कुरान और सुन्ना क्लियरली एक चीज़ ले डाउन करते हैं, वहाँ पे बहस नहीं, उसको अप्लाई करना है। ठीक है। लेकिन हर जिंदगी के मामले में कुरान और सुन्ना का जिक्र नहीं है, लिहाजा वहाँ पे आप अकल की बुनियाद पे कानून बना सकते हैं। इसे वो कहते हैं थियो डेमोक्रेसी, यानी है थियोक्रेसी लेकिन डेमोक्रेसी इतनी होगी कि इलेक्शन करवाएं, वोट भी लें, और जहाँ जहाँ कुरान और सुन्ना में क्लियरली नस उसे कहते हैं नहीं है, वो वर्सेस वाज़े नस नहीं। हाँ, तो आप वहाँ पे अकल की बुनियाद पे, लेकिन कुरान और सुन्ना की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक, यानी इज्तिहाद कह लें, आप इज्तिहाद कह लें। इसके बाद जो नई स्टेज मैंने, ये दो पोजीशंस के बाद आ जाती है द सेकुलर स्टेट एडमिटिंग डिवाइन विल। उसके अंदर मैंने जस्टिस, मजहबी सेकुलर स्टेट। जी जी, यानी वैसे सेकुलर है लेकिन जो डिवाइन है इंस्ट्रक्शंस कुरान और सुन्ना की, वो अप्लाई होंगी। उसके अंदर कई पोजीशंस आ जाती हैं। खलीफा अब्दुल हकीम थे, उनकी एक किताब है, अलामा मोहम्मद असद और जस्टिस जावेद इकबाल, उनकी किताब थी। फिर इसके बाद एक पोजीशन आ जाती है इस्लामिक सोशलिज़म की, कि इस्लाम और सोशलिज़म जो है वो करीब हैं। इसमें एक प्रोफेसर उस्मान हुआ करते थे, उनकी बड़ी एक ज़बरदस्त किताब थी, लेकिन वो थीसिस जब मेरा पब्लिश हुआ तो वो हयात थे, फिर उनकी वफ़ात हो गई, लेकिन उनकी किताब का मैंने इस्तेमाल किया। फिर अलामा परवेज़ जो हैं, क्या नाम है उनका पूरा, अलामा गुलाम अहमद परवेज़, जिनकी परवेज़ी एक ग्रुप भी है ना, जो सिर्फ कुरान पे करता है। और फिर आखिर में मैंने कहा है कि जस्टिस मुनीर की एक पोजीशन है, और वो एक हदीस कोट करते हैं जिसमें कहा गया है कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि जब मैं तुम्हें स्पिरिचुअल मामलों के मुतालिक कुछ बताऊं तो मुझे फॉलो करो, जब दुनियावी मामलों पे मेरी कोई बात हो तो मैं तो एक इंसान हूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ से लगता है कि सेकुलर स्टेट मुसलमानों के लिए भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बाकी सारी पोजीशंस में कुरान एंड सुन्ना की कहीं ना कहीं, चाहे वो एस एम जफर की भी किताब उसमें इंक्लूडेड है। सही। तो ये सारी एनालिसिस मैंने किया अल्टीमेटली कि आर्ग्यू क्या करते हैं। तो मैंने ये दिखाया कि ये कुछ भी आप आर्ग्यू करना चाहें तो कुरान और सुन्ना को उसी तरीके से इस्तेमाल करके एक पोजीशन ले सकते हैं। देयर इज़ नो फाइनल पोजीशन। एक मेरी इनिशियल जो फाइंडिंग है वो ये है कि कुरान के अंदर कोई जनरल थियरी ऑफ स्टेट नहीं है, एक सुई जेनरिस यानी स्पेसिफिक थियरी है, द प्रॉफिट इन पावर इन अथॉरिटी। रसूलुल्लाह जो है वो उनको वही आती थी, लिहाजा वो कानून देते थे। वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, चीफ एग्जेक्टिव, वो चीफ जज भी थे, और वो कमांडर इन चीफ थे, और मुर्शिद, मतलब एक मुर्शिद सादिक भी थे जो कि आपकी रहनुमाई करते हैं रूहानी तौर पे। उनके बाद चाहे आप इमामत की थ्योरी ले लें शियों में, या खिलाफत की थ्योरी ले लें सुन्नियों में, किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि रेवलेशन उन्हें डायरेक्ट आती है। लिहाजा मेरे क्लेम है कि उसके बाद जो, अगर कुरान में कोई थ्योरी भी है तो वो प्रॉफिट की डेथ के बाद ख़त्म हो गई, और उसके बाद जो झगड़े हुए वो उसका प्रूफ है कि देयर वाज नो जनरल प्रिंसिपल जिसकी बुनियाद पे सक्सेशन होती। तो मैंने इस तरह उसको, और फिर फाइनली जो आई लुक्ड एट कि क्या एक किसी किस्म की भी इस्लामिक स्टेट एक मॉडर्न डेमोक्रेसी हो सकती है, तो मेरी आर्गूमेंट है नो। अगर आप मज़हब की बुनियाद पे कोई भी स्टेट बनाएंगे तो वो डिस्क्रिमिनेट करेगी, बहुत ज़्यादा करे या बहुत कम से कम भी करे। उसमें जो दो थियरीज़ हैं नेशनलिज्म की, एक है कि एक धरती पे जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उनका मज़हब कुछ भी हो, उनकी ज़ुबान कुछ भी बोलते हो, हाँ जी,
वो उनकी एथनिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्योंकि वो एक ही उनका होमलैंड एक है, तो वो इक्वल सिटीजन्स हैं विद इक्वल राइट्स। ये है द फ्रेंच मॉडल। ठीक है। दूसरी थ्योरी ये है कि एक धरती पे रहते हुए आप उस नेशन का हिस्सा हैं जिसके साथ आपका कोई कल्चरल स्पेसिफिक रिलेशनशिप है। जुबान का, हिटलर ने रेस का लिया, और आप मज़हब का भी बना सकते हैं। हाँ जी, जिस तरह इजराइल और पाकिस्तान दोनों मज़हब की बुनियाद पे बने हैं। मसलन अमेरिका में मैं था एक दफ़ा, वहाँ पे उनका अटलांटिक काउंसिल बड़ा उनका वो है, तो मुझे वहाँ ले गए, वहीं पाकिस्तानी। तो वहाँ बात हुई कि मैंने कहा मज़हब की बुनियाद पे अगर स्टेट बने तो ये प्रॉब्लम होते हैं। तो वन ऑफ देम सेड नो बट Israel is a democracy. So I said no, it's an ethnocracy. Yes. It's a democracy for Jews and different levels of discrimination of non-Jews. Ultimately जो अंडर ऑक्यूपेशन है उनके साथ पूरा जुल्म है। तो ये मेरी पोजीशन है। ये 3-4 फाइंडिंग्स जो हैं, ये अब वो डॉक्टरल थीसिस जो है ये पब्लिश वैनगार्ड वालों ने किया है। अच्छा, मेरा सवाल सर इसमें यह है कि ये जो आपने 4 पोजीशंस बताई, 4 फ्रेमवर्क्स हैं, 4 पोजीशंस इसमें 9 हैं। अब मुझे बताइए कि प्रिवेल जो पोजीशन है पाकिस्तान में, जिसने प्रिवेल किया है, वो क्या है? देखिए ऐसे स्टेट हुआ के एंगल पे। जी शुरू में तो ये मुस्लिम मॉडर्निज्म को लेके आए थे, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ा तो इसमें फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक फीचर्स इंक्लूड होते गए। तो मैं समझता हूँ कि मौदूदी की जो सोच है वो एक्चुअली पाकिस्तान पे काबू कर गई। स्टेट और के आज लेवल तक पर वही है। हाँ जी, स्टेट के लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर? सकाफती नहीं, स्टेट के लेवल पे, क्योंकि इलेक्शन तो वो कभी जीते नहीं कि वो हुकूमत बना सके। नहीं, सोच भी तो सोसाइटी में ट्रैवल करती है। हाँ जी। अच्छा, सोसाइटी के अंदर ये सोच किस लेवल पे है? एक लबैक वाले हैं, वो तो गर्दनें उड़ाते फिरते हैं। यस, उनका तो बुनियादी नारा ही है। और जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि हम वायलेंस इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि उनकी जो जमीयत तुलबा है वो यूनिवर्सिटियों में खासा उन्होंने वायलेंस इस्तेमाल की है। सो इस किस्म के कई पोजीशंस हैं। जो डोमिनेंट पोजीशन है जिस पे कन्फ्यूजन है कि अगर ये मुस्लिम मॉडर्निस्ट पोजीशन है, व्हाट इज़ मुस्लिम एंड व्हाट इज़ मॉडर्निस्ट, तो उसमें एक अंग्रेजी की कहावत है, इट इज़ नाइदर फिश नॉर फाउल। यू कैन आइदर बी अ सेकुलर स्टेट और यू कैन बी an Islamic state, any religious, हाँ, any religious state। हिंदुत्वा भी स्टेट नहीं बन सकती, इस्लामी स्टेट भी नहीं बन सकती, ज़ायनिस्ट स्टेट भी नहीं बन सकती, क्योंकि वो फिर गैर इंसानी और गैर सेकुलर होगी और कोई इंसानियत नहीं होगी उसमें, कोई सब लोग उसमें बराबर नहीं होंगे। देखें, सेकुलर स्टेट की जो मुझे समझ आती है, मुझे 52 साल हो गए हैं स्वीडन में रहते हुए, मुझे कभी किसी ने आके तंग नहीं किया कि आप क्रिश्चियन हो जाएं या आप चर्च में आया करें या कुछ। और वहाँ पे ना हो आप कोई किसी मज़हब को कुछ भी, आप PhD मैंने की वहाँ पे, प्रोफेसर बना ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो ये अगर हम पाकिस्तान में ले आए तो 96% ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो इस्लाम कैसे ख़तरे में हो सकता है? आप पहले कहते थे कि हिंदुओं के साथ रहते हुए ख़तरे में है, वो चले गए, फिर भी इस्लाम ख़तरे में है। तो देयर इज़ समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद दिस वे ऑफ थिंकिंग। अच्छा, मुझे बताइए, आपने सैयद मौदूदी की पोजीशन बताई और जस्टिस के कास की आपने पोजीशन बताई, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोजीशन क्या थी, जो कि हिस्ट्री जिसको साबित करती है, वो क्या थी? यही तो मैंने कहा है कि जिन्ना साहब की कोई एक कंसिस्टेंट पोजीशन नहीं थी। नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में आपने अपनी बुक्स में उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, बल्कि आप उसको आइडिया ऑफ जिन्ना कहते हैं। वो क्या है आपकी फाइंडिंग? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने 3 साल अपनी इस किताब में वेस्ट किए जिन्ना साहब की पोजीशन ढूंढने में, एंड देन आई रियलाइज्ड कि जिन्ना हैड नो पोजीशन। हिज ओनली कंसर्न वाज के फाइंड दोज आर्गूमेंट्स जिसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान की तकसीम हो सके। अच्छा, तकसीम करने के लिए एक तो कांग्रेस को कम्बैट करना था, हिंदू मुस्लिम आर्गूमेंट ली गई। एक अंग्रेज़ों को कन्विंस करना था कि पाकिस्तान बनने के साथ ब्रिटिश इंपीरियल इंटरेस्ट हम बेहतर सर्व करेंगे, वो भी मैंने अपनी किताब में दिखाया है। लेकिन जो मुसलमान जो कन्विंस नहीं थे हो रहे, उनको इन्होंने सब्ज़ बाग दिखाया कि यहाँ पे हिंदू मनी लैंडर चला जाएगा, यहाँ पे खिलाफत राशिदा के
ये जिन्ना साहब की एक स्टेटमेंट है 8 सितंबर 1945 की, जब मुस्लिम लीग का एक्चुअल इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है। वहाँ पे वो कहते हैं कि इस्लाम रिक्वायर्स every Muslim to read the Quran, which is a complete code of life. It lays down international law, domestic law, criminal law, personal law, the laws of war and peace. तो इससे ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट पोजीशन तो नहीं हो सकती। तो ये उन्होंने इसलिए किया कि मुसलमानों को ऑन बोर्ड लाने के लिए आपने उसे अट्रैक्टिव तो बनाना था। तो वो लोग आ गए साथ। अब जब पाकिस्तान गया बन, डॉक्टर याकूब बंगश हमारे हिस्टोरियन हैं, लाहौर में ही रहते हैं, उनसे मैंने उनकी बुनियाद पे मैंने ये किताब में लिखा है कि वो एक दफ़ा हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते थे साहबजादा याकूब अली ख़ान, वो उन्हें मिले और कहा कि आप तो मिलिट्री एड थे जिन्ना साहब के, तो कुछ बताएं उनके मुतालिक। उन्होंने कहा कोई 8 महीने पाकिस्तान को बने हो गए थे, तो मैं और सैयद एहसान जो नेवल एड थे, वी वर यंग मैन, हमने कहा जिन्ना साहब से जाके पूछते हैं कि भी पाकिस्तान गया बन, हिंदुस्तान में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कैसे होगा, हर रोज़ उस पर कोई ना कोई ख़बर आती है। यहाँ पे हम चुप हैं, 8 महीने हो गए हैं। वो कहते हैं कोई 8:30 बजे हम वहाँ पहुँचे, तो जिन्ना साहब शायद पजामा में थे, सोने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि वेल बॉयज़ व्हाट ब्रिंग यू एट दिस आवर इन द नाइट। तो उन्होंने कहा सर in India they are fast approaching with their constitution and here we have not heard a word कि पाकिस्तान में क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू जो याकूब बंगश ने मुझे बताया और जो मैंने किताब में लिखा है, उन्होंने कहा लुक बॉयज, आई गिव डिफरेंट प्रोमिसेस टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स। ये उन्होंने कहा, हाँ, उस किताब के मुताबिक इट विल टेक टाइम बिफोर दिस प्रॉब्लम इज सॉर्टेड आउट एंड आई लीव इट टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्टिट्यूएंट असेंबली को दे दी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने फिर 7 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले आए। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी और ये करते 56 की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इतने ज़्यादा इस्लामिक फीचर्स नहीं थे। इन्होंने सिर्फ प्रेसिडेंट को मुसलमान बनाया और कहा कि ऑल लॉज विल बी ब्रॉट इन कॉन्सोनेंस विद कुरान एंड सुन्ना। ये एक ब्रॉड सी उनकी स्टेटमेंट थी। अच्छा, मैं जस्ट एक सवाल इस पे करना चाहूँगा कि क्या ये उनकी पोजीशन दुरुस्त नहीं थी कि मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, आइन साज असम्बली जो है वो इस पे फैसला करे? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये उनकी पोजीशन थी। मैं इस पे ना उनके हक में बोल रहा हूँ ना उनके खिलाफ, आई एम जस्ट रिपोर्टिंग जो उन्होंने कहा है। हाँ, और वो उनकी हकीकत पसंदी थी। उन्होंने मौलवियों को भी साथ लिया था। पंजाब के ये बरेलवी जो हैं, ये यहाँ पे सारे पंजाब में पाकिस्तान का नारा क्या ला इलाहा इल्लल्लाह नारा लगाते फिरते हैं। मेरे अपने कज़न थे मियाँ मकसूद अहमद, वो ही वाज अ यंग मैन, वो भी उनमें से थे। और इन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन किया 45-46 का, उसमें इन्होंने कहा कि जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा उसका निकाह टूट जाएगा, और अगर वो मर जाएगा तो उसका हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। और फिर जो वो पोस्टर बनाए उसमें एक तरफ था कि एक तरफ बलदेव सिंह और खिज़र की हुकूमत है, एक तरफ इस्लाम की, रसूल अल्लाह की और हज़रत अली की है, फिर एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ कुफ्रिस्तान है। इस किस्म की बुनियाद पे लोगों को मोबिलाइज़ किया गया। अब होता क्या है कि पाकिस्तान जाता है बन, जो आम मुसलमान है, जो हिंदू मनी लैंडर यहाँ से चला गया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आप कह सकते हैं। लेकिन हमारे एक बहुत मशहूर मार्क्सिस्ट स्कॉलर हुए हैं हमजा अलवी, उनसे मेरी पर्सनल मुलाकात भी हुई थी। वो कहते हैं हुआ ये था कि वो तो चले गए, लेकिन किसान को उधार लेना ही पड़ता था अपनी। वो फिर आड़ती आ गए। हाँ, वो फिर लैंडलॉर्ड के पास जाना शुरू हुआ, और लैंडलॉर्ड ने कहा कि ठीक है, तुम वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट मुझे ना दो, लेकिन सारी फैमिली अब मेरे घर में काम करेगी। इसे कहते हैं अनपेड लेबर। तो किसान के जो कमज़ोरियाँ थी वो ख़त्म नहीं हुई। जो चालाक थे, जिनके कनेक्शन थे, उन्होंने हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया। इस तरह हुआ, गरीबों को कुछ उसमें से नहीं मिला। इन्होंने लैंड रिफॉर्म भी नहीं किया कोई इतना सीरियस। हाँ।
इसके बरक्स हिंदुस्तान में तब्दीलियां जो आई वो आपके सामने हाँ, ही है। वो तो पहले से एक फ्रेमवर्क मुसलसल तैयार कर रहे थे कि हम जो मुल्क बनाने जा रहे हैं उसको कैसे चलाएंगे, उसकी फौज कैसी होगी, या जिन्ना साहब के पास कोई एक विजन नहीं था। क्यों लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उनके पास चॉइस होती तो वो पाकिस्तान को एक मॉडर्न मुस्लिम स्टेट बनाते। वो क्या होती फाइनली उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि 78 साल हो गए अभी तक एक फार्मूला बना तो नहीं ना है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सारे लिबरल फंडामेंटल राइट्स हमने गारंटी किए हैं, लेकिन साथ साथ कहा है कि ये सारे राइट्स विद इन द ग्लोरी ऑफ इस्लाम के मुताबिक होंगे। अब ग्लोरी टू इस्लाम हु विल इंटरप्रेट इट? मुल्ला। वो फिर मुल्ला करता है। तो हमारी जो है ना ये एक कन्फ्यूजन, एम्बिग्यूटी आप कह लें, वो आज तक रिजॉल्व नहीं हुई। तो जिन्ना साहब का कमाल मेरे ख्याल से ये है कि पूरी कांग्रेस की लीडरशिप को चैलेंज करना, अंग्रेज़ों को कन्विंस करना, मुसलमानों को ऑन बोर्ड लाना कि वो पाकिस्तान के हक़ में आए, ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पाकिस्तान शायद अगर वो ना होते तो बनता भी ना, ये कहना नहीं चाहिए लेकिन लगता यही है। हाँ, लेकिन क्या उनके पास एक विजन था पाकिस्तान के मुतालिक? मेरी किताब जो है जिन्ना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री शोज, कोई एक कंसिस्टेंट पोजीशन नहीं थी। लेकिन अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो जिन्ना साहब मुझे फंडामेंटलिस्ट नज़र नहीं आते, उनकी ज़िंदगी का स्टाइल और ये और वो। लेकिन मुल्ला नहीं थे, मुल्ला शायद वो नहीं थे, लेकिन ये कहना कि कुरान रिक्वायर्स एवरी मुस्लिम कि वो कुरान को स्टडी करें, उसमें हर किस्म का कानून है, इससे ज़्यादा मुल्ला की बात तो जो वो हैं वो उसी को कोट करते हैं। एग्जैक्टली। सो ये है बस। अच्छा, जो आपने गैरिजन स्टेट भी इस स्टेट को बनते हुए उस पूरी रिसर्च में देखा, आपने काफ़ी लिखा उस पर। मुझे बताइए गैरिजन स्टेट कैसे फिर टर्न हो गई? एक मजहबी, एक थियोक्रेटिक स्टेट बनते बनते हुए एकदम से गैरिजन स्टेट बन गई। नहीं, गैरिजन स्टेट में एक मजहबी स्टेट का होना फिट होता है, क्योंकि ये एक थर्ड वर्ल्ड स्टेट थी। गैरिजन स्टेट की जो ओरिजिनल थ्योरी है वो था कि एक एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में टोटल वॉर जहाँ पे होने वाली है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो कामयाब नहीं होगी। वहाँ पे जो फौज है वो कहेगी कि हम आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। और वो कह रहे थे कि सोवियत यूनियन और जापान को अगर आप देखें और नाज़ी जर्मनी को, तो अमेरिका में भी ये हो सकता है। लेकिन मेरी आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान में तो ऐसी पोजीशन ही थी, हम तो इंडस्ट्रियल पावर ही नहीं थे। हमने कोल्ड वॉर की उस जो तराजा था उसको इस्तेमाल किया और अमेरिका के साथ हमने आपको नत्थी कर लिया और कहा कि हम आपके लिए सोवियत यूनियन की कंटेनमेंट में फ्रंट लाइन स्टेट बनेंगे। तो अमेरिका ने हमें वो वेपन देने शुरू कर दिए। उनको हमारा इस्लामिक स्टेट होना कोई उनको बुरा नहीं था लगता। बाद में उन्होंने हमें इस्तेमाल भी तो किया ना अफगान जिहाद में। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये तो जब 9/11 हुआ है उसके बाद वेस्ट के अंदर ये फंडामेंटलिज्म हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम। वरना 50s में और 60s में अरब नेशनलिज्म, सेकुलर नेशनलिज्म के ख़िलाफ़ मुसलमानों के ये फंडामेंटलिस्ट जो स्टेट्स थी उनको सपोर्ट करते थे। बिल्कुल सल्फियों को सपोर्ट करने की हिस्ट्री है वेस्ट की, कैपिटलिज्म की। ऐसे ही है। अच्छा सर, एक सवाल हमारे साफ़ी हल्के में, इंटेलेक्चुअल हल्के में और अक्सर टॉक शोज़ में पूछा जाता है, उस पर बहुत बहस होती है कि क्या ये पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान जिन्ना का पाकिस्तान है? इस सवाल को आप कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ पूरे चैप्टर में, जो मेरी जिन्ना वाली किताब है। 20th चैप्टर है ही जिन्नास पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ ये वही पाकिस्तान है कि आप मज़हब के नाम पे अगर स्टेट बनाएंगे और लोगों को मोबिलाइज करेंगे। और मुसलमानों का एक और भी तो इशू है ना, यानी ये आपके ख्याल में जिन्नास पाकिस्तान है? ये जिन्नास पाकिस्तान है। और वो क्या है? वो यही है कि इसके अंदर ना डेमोक्रेसी डिफाइन हो सकी है, ना इस्लामिक स्टेट डिफाइन हो सकी है, क्योंकि जिन्ना साहब ना फंडामेंटलिस्ट थे उस तरीके से, ना वो डेमोक्रेटिक थे। उन्होंने जो गवर्नर जनरल भी बने तो उनके 3-4 फैसले जो हैं, अपना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की हुकूमत को डिसमिस कर देना जबकि कोई पोजीशन ही नहीं थी, फिर कराची को ले लेना सिंध से जबकि उन्हें कहा कि आप उठाएं अपनी पार्लियामेंट और चले जाएं यहाँ से अयूब खोड़ू को, और बंगाल में जाके कहना कि उर्दू विल बी द सोल लैंग्वेज। मेरे ख्याल से ये बुनियाद है पाकिस्तान में
डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ इक़दाम की। इसकी एक टाइटल भी है किताब का, डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी बाय एलन मग्राथ। उसने पूरी इसकी अपना बताया कि ग़ुलाम मोहम्मद और जो बाद में आए, इसका प्रेसिडेंट तो जिन्ना साहब ने इस्टेब्लिश कर दिया था। तो इसलिए जिन्ना साहब जो हैं, उनको फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, द एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान, वो उनकी क्वालिटीज़ को मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन वो ना थिंकर थे, ही वॉज अ कोर्ट रूम लॉयर, हाउ टू विन अ केस। तो केस विन करने के लिए आप भी जानते हैं लॉयर्स किस किस्म की करते हैं। इसके बरक्स महात्मा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू, उनकी पूरी राइटिंग्स हैं, और आप देख लें कि उन राइटिंग्स से और उनकी जो बाद में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनी उसका रिलेशनशिप है या नहीं है। बिल्कुल था, उस स्टार्ट में तो था। ऐसे फर्क है। अच्छा सर, हमारे अंदर भी अब एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है, जिसकी बहुत बड़ी जो बुनियाद लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट, मैंने वज़ीरिस्तान में भी और मालाकंड में भी और लाहौर में भी TLP जैसी जमातें जो हैं, ये एक बुनियाद बनाती हैं कायदे आज़म के और क़याम पाकिस्तान से और पाकिस्तान के आइन के उन जुमलों से ये बुनियाद लेते हैं जहाँ जो आपने अभी डिस्कस किए कि जब ये आइन में, हमारे आइन में और जिन्ना साहब की ज़ुबान में मज़हब की लैंग्वेज में लिखे हुए, कुरान और हदीस में लिखी हुई बातें सुपीरियर हैं, तो फिर ज़ाहिर है फिर उसको वही कोट करेंगे। जैसा कि छत्रपाटिया ने स्टार्ट में उसने वार्न भी किया था कि अगर आप ये करेंगे तो कल को एक मुल्ला आएगा और आपको कहेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो आइन है। यहाँ बढ़ता जा रहा है, उसकी बुनियाद वो ले रहे हैं जिन्ना से और आइन से। लेकिन यही इंतहा पसंदी इंडिया में भी उनके मज़हब में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी बुनियाद ना नेहरू के बयानात में, उसकी किताबों में है, ना उनके आइन में है, ना गांधी साहब के हैं, बल्कि उन्होंने तो उसके उलट जान दी। जी। तो ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ एक एक्सट्रीमिज़म की हमें एक बुनियाद समझ आती है, इंडिया में भी है, कि ये वहाँ क्यों है? फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बात ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल जो कांग्रेस ने लीड किया और मुस्लिम लीग के भी लीडर जो हैं मेन स्ट्रीम, ये पढ़े लिखे लॉयर्स थे और इनको यूनिवर्सिटीज़ में जाने का भी चांस मिला, नॉट ऑल बट मैनी ऑफ देम। और इनका एक्सपोजर यही था कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक पार्लियामेंट भी बनाई थी, इलेक्शन भी होते थे, तो इनकी ट्रेनिंग जो है वो एक और किस्म की थी। लेकिन क्या सोसाइटी के अंदर यही वैल्यूज़ मौजूद थी या नहीं थी? नेहरू की एक अपनी स्पीच है, कभी आप सुन लें, कि हम सेकुलर डेमोक्रेसी इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं लेकिन ओवर अ पीपल हु आर डीपली रिलीजियस। तो ही वॉज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर मुसलमान भी यहाँ रहते और हिंदू भी रहते, तो जिस तरह 1000 साल में एक अकोमोडेशन की स्पिरिट थी, तनाज़े भी थे, वो जिस तरह आज पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में है, लेकिन एक तरीका भी था उनको हैंडल करने का। तो लेकिन जब हिंदुस्तान मज़हब की बुनियाद पे बट गया, तो जो वहाँ का राइट विंग हिंदू है उसको एक आर्गुमेंट तो मिल गई ना कि अगर पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है तो यहाँ पे फिर मुसलमान क्या कर रहे हैं। और अफगानिस्तान भी एक अगर मुस्लिम स्टेट बन रही है, ईरान एक मुस्लिम स्टेट बन रही है, तो और फिर जो हमारी तरफ से 3-4 जंगें हुई हैं, शुरू भी हमने की हैं। इसमें एयर मार्शल असगर खान की किताब जो है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सका, और आपने जब अटैक कर दिया तो दूसरी तरफ से रिएक्शन तो कहीं होगा। फिर कांग्रेस की भी पॉलिसीज़ पे कोई तनकीद हो सकती है कि नेहरू ने हिंदू पर्सनल लॉ को तो रिफॉर्म कर दिया लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को टच नहीं किया। हाँ। और एक केस हुआ था 1985 में मेरे ख्याल से, एक बुज़ुर्ग औरत थी शाह बानो, जिनको उनके खामन ने, मिस्टर खान ने, तलाक दे दी थी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या कानून के मुताबिक अगर एक औरत को आप तलाक दे देते हैं और उसके पास कोई अपना ज़रिया मुआश नहीं है, तो फिर ऐसा जो खामिंद है उसको सपोर्ट करे शादी अगर वो करना चाहता है। उसने अपील कर दी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया। मौलवियों ने बहुत शोर मचाया कि जी इस्लाम के अंदर इद्दत तक खावंद की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इद्दत 3-4 महीने के, कोई प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर बीवी के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस्लाम के अंदर बुनियादी असूल जो है वो इंसाफ का है और कमज़ोर का साथ देना। बड़ी एनलाइटेंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की थी। इन्होंने इतना शोर मचाया मौलवियों ने, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कि फिर राजीव गांधी ने इंडियन पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पुट इट असाइड और ये एक्सेप्शन पर्सनल लॉ मुसलमानों वाली जो है कायम रखी। जब ये हुआ तो फिर हिंदू राइट के पास एक आर्गुमेंट भी आ गई कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी औरत को राइट भी दिया है, ये उसी को छीन रहे हैं, तो हमारी लॉज तो आपने चेंज कर दी हैं। आपको पता है हिंदू लॉ में औरतों को प्रॉपर्टी मिलती नहीं थी, इस्लाम में तो है ना 1/2 वाली, उनमें ये नहीं थी। उसको प्रॉपर्टी दिलाना, बाकी रिफॉर्म करना, उनमें भी कई शादियाँ होती थी पहले, वो सारी चेंज हो गई, हमारी लॉ को टच नहीं किया। अच्छा, हिंदू मज़हब में भी एक से ज़्यादा वो बिल्कुल होती थी। हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी, होती थी। ये सब करते थे, राजे महाराजे सब करते थे, कोई मसला नहीं था। आम लोग भी करते थे। आम लोग मुसलमानों में भी कहाँ करते हैं, एक बीवी को पालना आसान नहीं है। ये हमारे मज़हब में अलाउ है ना, मज़हब में तो अलाउ है, तो क्या हाँ नहीं, उनका उनकी सोशल प्रैक्टिस यही थी, एक से ज़्यादा कुड, हाँ, यस यस यस। और मर्द को सुप्रीम मानना उनके वो पुरानी सोच में तो बिल्कुल है, हमारे से शायद ज़्यादा ही है। तो उसको उन्होंने रिफॉर्म कर दिया, इस्लामिक लॉ को चेंज नहीं किया। इसमें फिर उनको बहाना बन गया, वो बाबरी मस्जिद का केस ले आए और फिर एक के बाद एक करते करते फिर हमने देखे उनकी बीजेपी की पहली हुकूमत जब आई तो वाजपेयी साहब आ गए और मीनार पाकिस्तान भी चले गए। वहाँ पे उनका बयान है कि हम पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब हम समझते हैं कि ये हो चुका है तो हम इसे कबूल करते हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब मिल के अमन से यहाँ रहें। तो हमने कारगिल कर दिया। अब आप इस किस्म की हरकतें करें तो कहीं ना कहीं हिंदू रिएक्शन तो होगा ना। और फिर 2008 का जो बॉम्बे अटैक है, जब हमारी एक सिविलियन हुकूमत थी और मुझे अच्छी तरह याद है हमारे शायद फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो दिल्ली में थे। ये डिडंट इवन नो हुआ क्या है, एकदम उनको आना पड़ा। हाँ, बड़ा मुश्किल था उनके लिए फेस करना। कितना मुश्किल था आप देखें, मैंने देखा। तो आपने सैबोटाज कर दिया उस इशू को। तो जब आप ये करते जाएंगे कहीं ना कहीं तो अगर हिंदुओं में ये ट्रेडिशन नहीं भी है तो वो पैदा तो हो सकती है ना। और फिर अब पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी इसी सियासत पे करती है। अच्छा, इस सारे में हमारे तो कसूर हैं, वो तो हम अक्सर बताते रहते हैं, उसमें मैं उनसे कभी भी इनकार नहीं करूँगा। लेकिन क्या इसमें कहीं दूसरी पार्टी की तरफ से भी तो कुछ गलतियाँ होंगी ना, जैसे कि कश्मीर का इशू सॉल्व ही नहीं होगा जी। अंग्रेज़ उसको इस तरह से छोड़ के गए, क्योंकि मैं अपनी आइडियोलॉजी में कभी भी ताकतवर को के ऊपर से ब्लेम हटाता नहीं हूँ, क्योंकि कमज़ोर का आप जितना भी हो कसूर उसको आप जिम्मेदार करार दें। जिसके हाथ में हेल्म ऑफ अफेयर है अल्टीमेटली जिम्मेदार वही होता है। तो वो एक इनकम्प्लीट पार्टीशन थी, कुछ इसमें कश्मीर का भी पार्ट था। अगर वो अच्छे तरीके से शुरू में ही हो जाती तो शायद इतना बड़ा मसला ना बनता। क्या इसको भी आप कुछ देखिए? इसमें भी पाकिस्तान की एक गलती है जो पाकिस्तान को ही हॉन्ट करती है। अब जब ये हुआ पार्टीशन तो प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द 3 जून पार्टीशन प्लान। ये लोग भूल जाते हैं। लेकिन दोनों ने उन पे कब्जा तो किया ना। नहीं, बात जरा मेरी, लेट मी डेवलप दिस पॉइंट। 3 जून पार्टीशन प्लान और 18 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में प्रिंसली स्टेट्स हैड अ चॉइस टू डिफाइन देयर रिलेशनशिप विद आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो 15 अगस्त को जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आई एम एक्सीडिंग टू पाकिस्तान द रूलर। यस, ठीक है। और वो अपने जो भी है लेके तो कराची आ गए। 13 सितंबर को पाकिस्तान ने मान लिया कि जूनागढ़ इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अब जूनागढ़ वाज आई थिंक 91% हिंदू, रूलर जो थे मुसलमान थे जियोग्राफिकली भी, और जियोग्राफिकली 250 किलोमीटर थे वो पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर। हाँ जी, गुजरात के अंदर। जूनागढ़ वो जो भी इलाका है, तो प्रेसिडेंट तो हमने इस्टेब्लिश कर दिया ना, इट्स द पीपल नॉट द पीपल बट द रूलर। फिर जब ये कश्मीर का मसला खड़ा हुआ तो वहाँ पे बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है, मैंने इस पर खासा लिखा है। जब हमने ये मुजाहिदीन भेजे तो मुजाहिदीन जो हैं
ये बारामूला में लूटमार में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और श्रीनगर तक जब नहीं पहुंचे तो महाराजा सब जानते हैं वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ना वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे ना वो हिंदुस्तान का, एंड ही वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो तब उसने फिर मदद चाहिए इंडिया से, वहाँ पे वीपी मेनन को उन्होंने भेजा कि पहले एक्सीड करो तब आपकी मदद करेंगे। सो एक्सेशन फिर इंडिया की तरफ से महाराजा ने की और फिर इंडिया ही की गलती है कि वो ले गए यूनाइटेड नेशंस में इस इशू को। लेकिन जो है ना 21 अप्रैल 1948 का यूएन रेजोल्यूशन, जो मेन रेजोल्यूशन है उसमें ये है कि अ प्लेबिसाइट विल बी हेल्ड टू डिटरमिन वेदर द कश्मीरीज वांट टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। थर्ड ऑप्शन नहीं है बाय द वे, नो मेंशन ऑफ द थर्ड ऑप्शन। यस, नो मेंशन। अच्छा, आगे क्या है, वो लैंग्वेज ऐसी है कि आप कई मतलब निकाल सकते। प्रोसेस क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर की टेरिटरी से अपनी फौजें हटाएं, बट क्योंकि इंडिया लेके गया है वहाँ पे ये इशू और एक्सेशन साइन हुआ है, लिहाजा उसकी लीगल पोजीशन है कश्मीर में, और इंडिया के पास इतने लोग होने चाहिए कि वो प्लेबिसाइट को वो करवा सके। और प्रोसेस होगा कि सबसे पहले पाकिस्तान विड्रॉ करेगा अपनी फौजें, इसके बाद इंडिया करेगा। पाकिस्तान ने आज तक नहीं की तो इंडिया ने भी नहीं की। अब उसके बाद जो जंगें हुई हैं, मैंने कई दफ़ा कहा है, अब तो मैंने देखा है वो जो है मौलाना फजलुल रहमान की भी ये स्टेटमेंट है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को अगर इंडिया मान ले तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपने देखिएगा स्टेटमेंट उनके तो नहीं, लेकिन इधर हमारे यहाँ ये एक बड़ा ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पुराना है कि इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। नहीं, ये मेरी भी पोजीशन है और मैंने बार कहा है और आपके यहाँ भी कह रहा हूँ कि अगर इंडिया इसको मानता है तो हमें भी कबूल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसे कहते हैं डी फैक्टो इंटरनेशनल बॉर्डर, वो तो यही है लाइन ऑफ कंट्रोल। और सर वैसे भी एक मसला जो 8 दहाइयों में नहीं हल हो सका, जी आप उस पर कितना और खून खराबा और अब न्यूक्लियर पावर से बॉर्डर को सॉफ्ट कर दें, उसको 100 साल आगे के लिए आप छोड़ दें। जैसे हांगकांग का भी तो आखिर एक बहुत अच्छी मिसाल इंडिया ने किया, उसने अब चाइना बरतानिया ने किया ना। बिल्कुल। अब बात यह है कि हम जोग्राफियों के और तारीख के असीर होकर कब तक रहेंगे? हमें आने वाली नस्लों के बारे में ज़्यादा सोचना है, ना कि गई हुई नस्लों के बारे में। बात यह, जहाँ तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने वीडियोस में और अपनी रिसर्च में मैंने यही आर्ग्यू किया है कि कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, यही एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसको पोरस बनाया जाए दोनों की मर्जी से। और बल्कि हम पंजाब में भी इसी एक्सपीरियंस को आगे लेके चले। बिल्कुल, पंजाब में हमारा क्या झगड़ा है यार? कोई झगड़ा नहीं। हाँ, वो जो हो गया 47 में हो गया। अमृतसर मेरे घर, जितना इस ऑफिस से मेरा घर दूर है उससे कम फासले पर अमृतसर है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक ज़माने में तो सुबह लोग आते थे अमृतसर से लाहौर मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप में काम करने और शाम को चले जाते थे, और सुबह लाहौर से जाते थे ये बिजनेसमैन वहाँ से चीज़ें लाने के, शॉल्स और ये और वो, डेली ये होता था। अब वो लगता है हज़ारों मील दूर है। आपको लगता है कि कभी इस तरह का सॉफ्ट बॉर्डर और इस तरह के अच्छे रिलेशन हम अपनी लाइफ टाइम में इंडिया के साथ देख सकेंगे? मेरी लाइफ टाइम में तो मुझे शक है नहीं। आपकी, आई होप आप जैसे लोगों की लाइफ टाइम में ये पूरा हो जाए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम इस सारे चीज़ का जो बोझ है वो क्या हम अपनी एलीट पे डालते हैं? नो, एलीट तो हमारी मौजें कर रही है, वो तो मिलते हैं। हाँ, हमारी गुरब लोग इतने गरीब हैं। मेरे दोस्त मुझे बताते हैं जो बिजनेसमैन थे, दुकानें थी, कि हमारे 10 एम्प्लॉयज़ थे, अब हमने सबकी छुट्टी करा दी और घर अगर 500 रुपये ले जाएं तो हम समझते हैं कि बड़ी कामयाबी है। तो ये बाज़ार खाली हो चुके हैं इस तरीके से। और किस जगह पर? ये लाहौर के अंदर ही, जो मेरे दोस्त ही बताते हैं जो जिनकी दुकानें हैं ये। और तो ये हाल है इकॉनमी हमारी, हम इतनी बड़ी डेट के नीचे हैं। अच्छा, हम वो बात कर रहे थे कि एक्सट्रीमिज्म यहाँ तो और बुनियादों की वजह से फैला, लेकिन इंडिया में आपने सारा एक्सप्लेन किया कि एक
रिएक्शन रिएक्शन कांग्रेस की पॉलिसीज़ की वजह से भी आया कि उन्होंने हिंदू लाज को तो सेकुलर कर दिया, लेकिन मुस्लिम लाज को रखा। तो जो हिंदू एक मजहबी था जहन, उसके जहन में उसने इस पर रिएक्ट किया कि ये फिर मेरा लागू। अच्छा, मैं उसमें बहरहाल मेरे ख्याल में कश्मीर का जो भी इशू है उसको, उस रीज़न को भी शामिल करता हूँ, क्योंकि वो चूँकि हल नहीं हुआ किसी भी वजह से, तो वह उसमें मेरा एक आर्गूमेंट ये भी है कि देखिए, अगर हम प्रिंसली स्टेट को जिस तरीके से वो छोड़ कर गए, आपको पता सैकड़ों में थी, 300 से ऊपर। अच्छा, अब उन प्रिंसली स्टेट का आप सिर्फ मैप देख लें तो वो एक वायबल टू स्टेट बनती नहीं है, क्योंकि वो इतनी कटी फटी हैं दोनों कि वो मुल्क चल ही नहीं सकते अगर वो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं। और उसमें जो उनके डोमिनियन स्टेटस हैं उसमें अंग्रेज ने क्लियरली नहीं लिखा कि इनके पास थर्ड चॉइस नहीं है। हाँ, 2 चॉइसेस का उसने खुल के जिक्र किया है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली क्लियरली ऐसा नहीं है कि उसने ये कहा कि आज़ाद नहीं रह सकते, जहाँ से फिर ये मसला कश्मीर का पैदा हुआ। नहीं, ऐसे है कि पैरामाउंटसी जो है, जो अंग्रेज़ों के साथ थी, वो तो रूलर के साथ थी। लोगों की राय कभी भी कहीं भी कंसिडर नहीं की गई। तो लिहाजा 3 जून पार्टीशन प्लान अगर आप देख लें, या 18 जुलाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसमें क्लियरली जैसे आप कह रहे हैं नहीं कहा गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के पास चॉइस है थर्ड कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और चॉइस एक्सरसाइज क्योंकि पाकिस्तान ने एक रूलर की मान ली तो एस्टेब्लिश कर लिया ना, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ फौज नहीं भेजी। हाँ जी, फौज नहीं भेजी पाकिस्तान नहीं भेज कैसे सकते थे? 250 किलोमीटर इंडिया में कैसे जाते हैं? वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सर, मैं कहीं भी ब्लेम लेकर जाने के बजाय जो आपने फैक्टर्स गिनवाए ना, कि पाकिस्तान में भी एक्सट्रीमिज्म बढ़ी, मैं उसमें कश्मीर का और प्रिंसली स्टेट्स को इस तरह अनरिजॉल्व, क्योंकि सैकड़ों में थी, ये लोग भूल जाते हैं, वो 1-2 नहीं थी, लेकिन देखिए आप इस तरह अगर छोड़कर उसको जाएंगे तो झगड़ा होगा। नहीं, झगड़ा वो तो अंग्रेजों की शरारत अपनी जगह है। अब देखना, दोनों उनको पता है कि ये स्टेट हैं, डीपली रिलीजियस हैं, ये उन्होंने भी, ये उनकी फाइंडिंग्स थी, पहले दिन से थी। जब कंपनी से अंग्रेज ने हुकूमत ली, ब्रिटिश एम्पायर ने ली, तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स भाई उसी वक्त लिखना शुरू कर दिया था कि ये डीपली रिलीजियस लोग हैं, वो हमारे बारे में हमसे बेहतर जानते थे, सर्वेज उनके पास बिल्कुल जानते थे। तो इतनी जब आप प्रिंसली स्टेट्स को छोड़कर जा रहे हैं और इस तरह के, हाँ यार आप डिसाइड कर लें, तो वो एक बीज बो के गए थे जिसका हमें नुकसान हुआ। आई टोटली एग्री। बात ये है कि सबसे पहले जो मैंने आर्ग्यू किया है बार बार कि अंग्रेजों का कभी इरादा नहीं था हिंदुस्तान को आज़ादी देने का। यस, चर्चिल तो कहता था कि हमने गलती की है। They wanted to remain as long as they could। ये वो कर नहीं सकते थे या उनकी पब्लिक ओपिनियन बदल गई थी? नहीं, हुआ ये कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी कमर टूट गई इकोनॉमी की, और आपको पता है कि ऐसी राशनिंग हो रही थी इंग्लैंड में कि शायद पंजाब में लोग बेहतर खाना खा रहे थे आफ्टर द वॉर। लेकिन ये तो उनकी ब्रेड बास्केट थी, यहाँ से तो वो लेकर माल जाते थे। लेकिन वो ब्रेड बास्केट जो भी थी was costing more than administering India। इस पर पूरी रिसर्च है लोगों की। It was no longer viable to retain India। बल्कि यूँ है कि अमेरिकन प्रेशर बहुत ज़्यादा था उनके ऊपर कि आप इंडिया को आज़ाद करें, क्योंकि जब तक ये कॉलोनियल सिस्टम था वो उसका सिस्टम नहीं आ सकता था। वो उनकी मार्केट जो है उसमें बाहर की तो फिर प्रोडक्ट्स नहीं आ सकते, और राइजिंग पावर जो वेस्ट की थी वो अमेरिका थी। उन्होंने इसलिए डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट भी किया। आई वैल्यू दिस आर्गुमेंट मोर कि ये ज़्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान इतनी बड़ी कॉलोनी थी कि वो कुछ देर बाद दोबारा एक सुपर पावर के लेवल पर ब्रिटिश एम्पायर खड़ी हो सकती थी। हाँ जी, हाँ जी। और अमेरिका फिर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था ना। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी रीज़न है, और इतनी जल्दी में इसको तकसीम करना, जो कि आपको पता है कि ये तो 1948 का प्लान था, तो उसने भी कुछ मसाइल पैदा किए, बहुत मसाइल पैदा किए। मेरी अगर आपने वो किताब देखी है, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उसमें तो यही जो दुख है पंजाब का वो किसी और को समझ नहीं आती। जितने लोग यहाँ मारे गए हैं, मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 8 लाख इन अ मैटर ऑफ लेस देन 5 months। जो कत्ल किए गए या जो इस पार्टीशन में जिनकी मौत हुई, यानी मौत किस तरीके से हुई? एक है ना कि हिजरत करते हुए बहुत से लोग मारे गए, एक है कि जिनको कत्ल किया गया, एक दूसरे दोनों तरफ। हाँ, अब जो नहीं, मैंने एथनिक क्लेंजिंग इस्तेमाल की है, और एथनिक क्लेंजिंग का मतलब ये है अगर आप पीसफुली चले जाएं तो चले जाएं, अगर आप अपना घर नहीं छोड़ना चाहते तो आपको भगाने के लिए फिर वायलेंस इस्तेमाल होगी ना। तो वायलेंस फिर इस्तेमाल हुई, क्योंकि एक किसान जो है
जिसने सारी उम्र मेहनत करके एक घर बनाया हो, वो कैसे छोड़ के जाता है? मुझे कई मिले हिंदू मुसलमान जो कहते थे कि सानू अपने बुजुर्गां दे कबरां ते जाके एक दुआ करने दी भी मौका नहीं मिला, यानी कोई जाना नहीं था चाहता अपने घर से। तो ये हमले हुए तो वहाँ पे लोग भाग के आए। तो ये एक बहुत बड़ा दुख है जिस पे मैंने 11 साल लगाए इस पे काम करने का। तो ये पार्टीशन ही बुनियाद ही गलत है ना, मजहबी बुनियाद पे। एक तो है कि मुसलमान क्या एक ही नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में थे? नहीं, वो तो फैले हुए थे। श्रृंगापट्टम वो हिंदुस्तान के साउथ में थे। एग्जैक्टली, इंतहाई साउथ, हर जगह पे थे। तो 1/3 आपको छोड़ के आना पड़ा ना उनको। ये तो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की मेहरबानी है कि उन्होंने हिंदू महासभा और आरएसएस को हमला नहीं करने दिया मुसलमानों को यहाँ से भागो, और वो वहाँ रह गए। हमारे यहाँ 21% होने थे हिंदू और सिख वेस्ट पंजाब में, लेकिन उस पर इतने हमले शुरू हुए कि उनमें से कोई भी नहीं बचा। सिर्फ सिंध के अंदर 1.6%। इसके बरक्स हिंदुस्तान में स्वाय पंजाब के बाकी जगह पे हमले कोशिश हुई, लेकिन उन सबको उन्होंने रोक लिया। तो तब मुसलमान 1947 में वहाँ पे 9.8% थे, जो अब 15% हो गए हैं। वहाँ पे तो इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। ठीक है, उसमें अब कश्मीर की भी पॉपुलेशन इंक्लूड हो जाती है, जो इतनी बड़ी नहीं है, 2% आप कह लें। लेकिन ओवरऑल मुसलमानों ने वहाँ पे जो रहना चाहते थे वो रहे, और वो अमन से ही रह रहे थे जब तक ये बीजेपी की सियासत जो है वो इस किस्म की नहीं आई। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक फिनोमेना तो हमारे यहाँ है ना जो एक्सट्रीमिज्म का फैल रहा है, एक यही पूरी दुनिया में भी फैल रहा है। एक रिविजनिज्म, हिस्ट्री तक की को बदलने की पूरी दुनिया में कोशिश हो रही है, और एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है। अमेरिका में है, जर्मनी में है, फ्रांस में आ रहा है, डच में आया है। ये पूरी दुनिया में ही फिनोमेना हो रहा है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी रीजंस क्या हैं? देखें, उसकी रीजंस खासी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये कि जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी तो उसका चार्टर के गारंटी होने थे दो। एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, कि इनकी पार्टनरशिप होगी और ये दुनिया में अमन कायम करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेंगे। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे कोल्ड वॉर शुरू हो गई। तो बजाय अमन की तरफ आने के वो मिसाइलें बनी, और किलिंग कैपेसिटी जो है वो कई हज़ार गुना ज़्यादा उन्होंने बढ़ा ली। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो उसके बाद नेशनलिज्म जो है वो उभर के आई, और नेशनलिज्म की जो जंग है वो तो जुनूनी जंग होती है, जिस तरह मजहबी जंगें जुनूनी नहीं होती। और उसका असर फिर फाइनली, क्योंकि वेस्ट का जो मेन लीडर है यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे उन्होंने आउटसोर्सिंग तो कर दी चाइना में और वहाँ पे प्रोडक्शन की, लेकिन अमेरिकन वर्कर जो गरीब है वो उसके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई। उन सारी चीज़ों को फिर ट्रंप ने इस्तेमाल किया अपनी एक नेशनलिज्म को लाने के लिए, और स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स आ गई। इधर मोदी साहब हैं, उधर ट्रंप हैं। इसी तरह आप देखें यूरोप के अंदर एक वो स्वीडन था, जब हम गए थे तो इतने पीसफुल, इतने फ्रेंडली लोग, यू कांट बिलीव इट। और वो कॉलोनियल पावर भी नहीं थे रहे, सो उनकी वो रेसिज्म भी नहीं थी इस तरह की। अब द सेकंड बिगेस्ट पार्टी इन द स्वीडिश पार्लियामेंट वो एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम पार्टी है, और उनका बयान, उनकी जो वाइस प्राइम मिनिस्टर ये है, उसका ये है कि इस्लाम डजंट फिट इन आवर सोसाइटी। इसमें बिहेडिंग करते हैं, ये औरतों के साथ बुरा सलूक करते हैं। जो लोग हमारी वैल्यूज़ को नहीं मानते वो यहाँ से चले जाएं। इट वाज कभी सवाल ही पैदा नहीं था होता कि ऐसी कोई बात करे। उसमें हुआ ये है, कल्चरल मल्टीकल्चरलिज्म इज़ अ ग्रैंड आइडिया, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप अपना कल्चर एंजॉय करें, लेकिन आप उस कल्चर को अगर एक बहाना बना लें, एक नॉन डेमोक्रेटिक बाइल, तो फिर दूसरी तरफ से भी रिएक्शन होगा। तो हमारे फंडामेंटलिस्ट जो वहाँ पे गए, उन्होंने टेररिज्म भी की, और उसके बाद फिर 9/11 हुआ है, क्लोज सोसाइटीज भी बनाई ना, बहुत बड़ा मसला हुआ है यूरोप में। हमने शुरू में तो उन्होंने वेलकम किया। आप देखें 3 साल के बाद उन्होंने वो पासपोर्ट देने शुरू कर दिए। सऊदी अरेबिया में 4 जनरेशन
मुसलमानों की पैदा हो जाए तो नहीं मिलता। स्वीडन और इन मुल्कों ने 3 साल के बाद सबको सिटीजन बना लिया, तो वो बड़ी एक लिबरल पॉलिसी थी अकोमोडेशन की। लेकिन ईरानी इनकलाब ने सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों में एक जुनून पैदा किया, जिसकी टक्कर में फिर सऊदी अरेबिया ने सुन्नियों को तैयार किया। और ये झगड़ा आप भी जानते हैं पाकिस्तान में भी हुआ, सारी दुनिया में शिया सुन्नी इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जो है किया, मिडिल ईस्ट में भी होता रहा। हाँ, तो मुसलमानों की इन हरकतों ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। वो तो है, लेकिन इस वक्त जो पॉपुलिज्म और एक्सट्रीमिज्म दुनिया में है, ज़ाहिर है उसकी एक रीज़न सिर्फ मुसलमानों नहीं मुसलमान ये तो नहीं कह रहा। हाँ, मैं वो जानना चाहता हूँ कि ये जो नई वेव आई है, ये इसके पीछे क्या है? क्योंकि ये हर तरह के एक्सट्रीमिज्म को बहुत तेज़ कर रही है, उसमें आग लगा रही है। और फिर वो जो ऑलरेडी ये एक्सट्रीमिज्म जिन सोसाइटीज़ में है, जो डीपली रिलीजियस हैं, वहाँ वो फिर एक्सेसरबेट हो रही है, डबल हो रही है। क्वाइट राइट। हाँ, तो इसके पीछे, इस पॉपुलिज्म, इस एक्सट्रीमिज्म के पीछे क्या है? और ये आपके ख्याल में एक आर्जी फिनोमेना है और इट इज़ हियर टू स्टे? वेल, फॉर द मोमेंट इट इज़ देयर टू स्टे। मेरे ख्याल से रीडिफाइन करना पड़ेगा कि इफ़ यू आर ए सिटीजन, बीइंग मुस्लिम, हिंदू, सिख, व्हाटएवर इज़ योर प्राइवेट अफेयर। अगर आप ब्रिटेन में रहते हैं तो उनके लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जी, अगर आप इसको नहीं मानते तो ये झगड़ा होता रहेगा, क्योंकि फिर राइट विंग तो नहीं चाहता ना कि ये नॉन वाइट्स वहाँ पे आके सेटल हो। हाँ जी, तो ये बहाना तो उनको भी मिल जाता है। और हमारे लोग जो हैं वो मसलन जहाँ भी जाते हैं अपनी गेटो बना लेते हैं, उस सोसाइटी के साथ ताल्लुक ही नहीं पैदा करते। Exactly. तो ये दोनों तरफ से एक रीडिफाइन करना पड़ेगा चार्टर, कि अगर आप मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ में रहते हैं तो जहाँ कल्चरल फ्रीडम है वहाँ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बेसिक उस सोसाइटी के वैल्यूज़ को आप माने और फिर आप जो है सारे राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा सर, क्या आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर दुनिया में एक और कोल्ड वॉर पहले से भी ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ अमेरिका, पूरे वेस्ट ब्लॉक और चाइना के बीच में स्टार्ट हो चुकी है? क्या अब ये हम उस दुनिया के अंदर दाखिल हो गए? लगता तो यही है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पोलराइजेशन हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ने पहले ग्वादर चाइना को दे दिया, अब पसनी अमेरिका को दे दिया। क्या ये चाइना की मर्जी से हुआ है या चाइना को नाराज़ करके हुआ है? तो कोल्ड वॉर अगर हम अपने घर में बुला लेंगे तो एक और प्रॉब्लम है। लेकिन एक कोल्ड वॉर है तो सही, जिसकी बुनियाद शायद बेसिकली इकोनॉमिक है, कि अमेरिका की जो मोनोपोली थी वो शायद उनको अब नज़र आता है कि वो चैलेंज हो रही है। ब्रिक्स का एक फार्मूला आ रहा है, अगर वो कामयाब हो जाता है तो डॉलर की जो सुप्रेमेसी है वो भी क्वेश्चन हो जाती है। तो इस किस्म की जो अब कोल्ड वॉर है वो शायद आइडियोलॉजिकल नहीं होगी, वो ज़्यादा इस किस्म की होगी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के एतबार से। जी। तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आप दोनों जगह पर सफ़र बहुत आराम से करते हैं, क्योंकि आपके पास एक स्वीडिश पासपोर्ट भी है। वहाँ आपने खुसूसन इंडियन पंजाब में क्या देखा है? क्या उनके दरमियान भी उसी तरह नफ़रत है पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, जैसे इसमें हिंदुत्व में है, बीजेपी में है, या वो डिफरेंट है? फ्रैंकली बात ये है कि मैं जहाँ मिलता हूँ लोगों को, वो मेरे सोच के लोग होते हैं। तो हम तो यकीन करते हैं कि पंजाब के साथ जो जुल्म हुआ वो उसकी माफ़ी हमें दोनों तरफ से मांगनी चाहिए। exactly. और बल्कि सारे, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में फिर आऊँ, पूना, ये वो लोग मुझे पहचान लेते थे और कुछ लोग आके मेरे कदमों में गिर जाते थे। अच्छा, ये उनका एक तरीका है एहतराम करने का। तो आम हिंदू जो है या कोई इंडियन जो है वो इस तरह दुश्मनी नहीं रखता जैसे हम समझते हैं। इसी तरह जो हिंदू सिख यहाँ आ जाते हैं लाहौर में, उनके साथ जो लोग इतना प्यार मोहब्बत करते हैं, तो अवाम के अंदर फॉर्चुनेटली ये इस किस्म की नफ़रत नहीं है। ये आइडियोलॉजिकली स्टेट बेस्ड मैनिपुलेशन है लोगों की, और उसमें एजुकेशनल सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक घर में मैंने देखा है 5-5 अखबार आते हैं। हमारी तरफ अखबार पढ़ने का रिवाज तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे किस लैंग्वेज के वहाँ पर अखबार हैं इंडियन पंजाब में ज़्यादा? मतलब पंजाबी में होते हैं,
गुरमुखी में मतलब, लेकिन वहाँ पे अंग्रेजी में भी लोग पढ़ते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, और शायद हिंदी में भी पढ़ते हों। हाँ जाहिर है वो पढ़ते होंगे, लेकिन आपने वहाँ पर पंजाबी अखबार आम देखे हैं? बहुत आम देखे हैं, और वो लिटरेट भी पढ़े हैं। मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में उनका गेस्ट था, तो वहाँ पे लिटरेचर के जो पीएचडी क्लास है उसके साथ मेरे एक सेशन हुआ। तो अब मैं तो लिटरेचर का आदमी नहीं हूँ, लिटरेचर पढ़ता रहा हूँ, लेकिन दैट्स नॉट माय फील्ड। तो वहाँ पे जो मैंने समझा कि जितने भी ये दुनिया के अंदर लिटरेचर के जानरे हैं ना, हाँ जी, वो बिल्कुल उसके मुताबिक वहाँ पे रिसर्च करवाते हैं पंजाबी के अंदर। हमारे यहाँ तो पंजाबी के साथ जो सलूक है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। Exactly. तो ये वजह है कि यहाँ पे हमने एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनाई ना, जिसमें मज़हब और उर्दू को हमने ये 2 लेग पिलर बना दिया। इसके बाहर जो भी है वो फिट नहीं होता, इसको भी बदलना पड़ेगा। ये अगर इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको बदले बगैर हम एक अच्छी सोसाइटी की तरफ नहीं बढ़ सकते। अच्छा, उसका स्टार्ट कहाँ से आपके ख्याल में करना पड़ेगा? बात तो हम सब लोग बहुत करते हैं इस पे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल स्टेप क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ को करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की तरफ जाते हैं तो आपको आइडियलिज्म से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्टली जहन में सोचा हुआ ख्याल उसी तरह अप्लाई नहीं होता, आपको ज़मीनी सिचुएशन के मुताबिक करना पड़ता है। देखें, जब तक आप पंजाबी को स्टेट लैंग्वेज नहीं अपनाएंगे, उर्दू भी रहे लेकिन पंजाबी में भी क्वालिफाइड लोग जो हैं वो हर लेवल पे होने चाहिए, तब तक जब तक स्टेट पैट्रनेज ना हो, बेचारे पंजाबी जो बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो कहाँ, किसके पास अपनी किताबें, यानी कौन पढ़ेगा उसको अगर वो आप लिटरेट ही नहीं है एक ज़ुबान में। तो पाकिस्तान को इसमें ये जो 78 साल का जो है ना पंजाबी के साथ जुल्म, इसको मानना पड़ेगा और पंजाबी को एक लेवल देना पड़ेगा। जिस तरह सिंधी मेरे स्टूडेंट मैंने देखा है या बलोच, वो जहाँ खुद बात करते हैं तो अपनी ज़ुबान में कर रहे होते हैं। मेरे जितने स्टूडेंट थे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ाता रहा हूँ, मैंने लम्स में भी पढ़ाया है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पंजाबी में उनसे बात करूँ, वो उर्दू में मेरे साथ बात करते हैं। अच्छा, लोकली हम लोग भी सारे पंजाबी में ही बात करते हैं आपस में जी, स्वाय लिखने में उर्दू ज़्यादा लिखी जाती है, बोलने में, रिकॉर्डिंग्स में, ड्रामों में, लेकिन आप भी यहाँ पर आते हैं जब हम बाजार में इधर उधर सब पंजाबी बोल रहे होते हैं। ये एक बड़ा आर्टिफिशियल है, और मैंने कहा है जो उर्दू हम बोलते हैं ना, ये फंक्शनल उर्दू है, इसमें धरती की चाशनी नहीं है। जो होती है ना इस्तिलाहें, जो अगर उर्दू लखनऊ वाला या दिल्ली वाला बोलेगा, कमाल है उनकी उर्दू, हमारी उर्दू फंक्शनल है, उसमें देयर इज़ नो सोल इन द लैंग्वेज। तो इसको, और पंजाबी के अंदर हमारी मिसालें हैं एक के बाद एक, उसको मान लेना, बुल्ले शाह की शायरी को कबूल कर लेना, शाह हुसैन को पढ़ना, गुरु नानक को पढ़ना, ये क्या, इसमें क्या बुरा है? और फ़ख्र इससे ना बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है कि जो पंजाब का एक बच्चा है जी, जब आप उसको उर्दू और इंग्लिश ही ज़्यादा पढ़ाते हैं और स्कूल में चूँकि पंजाबी नहीं पढ़ाते, तो उसको यूँ लगता है शायद हमारे इलाके से कोई बड़ा शायर, कोई बड़ा दानिश्वर, कोई बड़ा अदीब, कोई दास्तान को था ही नहीं, क्योंकि उसको पढ़ाया ही नहीं जा रहा, तो उसको वो उनसे वाकिफ़ ही नहीं है, तो उसको यूँ महसूस होता है कि ये थे भी नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। पंजाबी यानी गवारों की ज़ुबान, एग्जैक्टली, गंवार जो होते हैं, क्योंकि स्कूल में नहीं है। मैंने इस बात पे बरसों गौर किया कि हम पंजाबी को एक गंवार की ज़ुबान के तौर पर क्यों लेना शुरू हो गए, खुद पंजाबी नौकरों को गालियाँ देने के लिए। एग्जैक्टली, तो मैंने ये बात उसमें नोट की कि हमें चूँकि क्लास में, स्कूल में, क्लासरूम में उस्ताद पंजाबी नहीं बोलता और पंजाबी किताब पढ़ाई नहीं जाती, तो लिहाजा हमें यही महसूस होता है कि ये इलिटरेट है पंजाबी में, इलिटरेट है पंजाबी में। ईस्ट पंजाब ने तो बहुत एडवांस किया है पंजाबी में, वहाँ पे भी अब प्रॉब्लम हो रहा है, क्लास प्रॉब्लम। क्या? जो अपर क्लासेस हैं वो उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं, और हिंदी भी मैंने देखा है सिखों के बच्चे बोलते हुए। तो एक डोमिनेंट जुबान जो है वो एनक्रोच कर जाती है वन वे और अनदर। ऐसा तो नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता पंजाबी जो है वो अपना लिटरेचर का जो एक लेवल था वो खो रही है किसी भी वजह से? नॉट ऑन द इन ईस्ट पंजाब, वो बड़े कॉन्शियस हैं और बहुत काम भी करवाते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त लिटरेचर वहाँ पे लिखा जाता है। मेरे कई दोस्त हैं जो इसके ऊपर उन्हें डिवोशन है उनकी पूरी ज़िंदगी की। हमारे यहाँ जो बेचारे हैं भी, तो उनके पास ना नौकरी है कोई, ना कोई सोर्स है,
तो वी हैव लेट डाउन पंजाबी, हालांकि हम 55% हैं Exactly. और फौज भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, लेकिन क्योंकि हम एक आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं, वहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी को डिनाई करना जो है उसका हिस्सा है ये। हाँ। धरती से हमारा रिश्ता नहीं बन रहा। आपने नोट किया है कि लोग अपनी जो है ऑरिजिन वो कभी सेंट्रल एशिया में, कभी अरेबिया में ढूंढते फिरते हैं। Exactly. शाम में, कभी तुर्की में। ये सब अब तुर्की भी एक नया एंगल ऐड हो अब गया ये तुर्की भी उनमें से आ गया। हाँ। तो ये अब मैंने किसी टर्क को पाकिस्तानी बनते तो नहीं देखा। Exactly. ना ही किसी अरबी को देखा है। हाँ। वो तो हमें मस्कीन समझते हैं। हमें क्यों शर्म नहीं आती, ये मुझे नहीं समझ आई। सर थोड़ा सा कॉलोनियलिज्म का भी आपको इल्म है, क्या असर है उसका? नहीं, वी आर अ कॉलोनाइज्ड माइंड। कॉलोनियल पावर विड्रॉ कर गई, उसने जो करना था अपने इंटरेस्ट में कर लिया। अब 78 ईयर्स आप इंडिपेंडेंट जो भी हैं रहे तो है ना, इसमें फैसले तो आपने करने थे। आपने अगर ये फैसले नहीं किए तो ये आपकी कोताही है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक दफ़ा सिर्फ पंजाब और इसकी बहस को छोड़कर जी पूरी स्टेट भी हमारी जिस तरह तेज़ी से रेडिकलाइज हो रही है, इस हद तक कि एक इंतहा पसंद एक जमात जिसका नारा ही लोगों को कत्ल करने का है, उसका बुनियादी नारा लोगों के सर काटने का है, वो मेन स्ट्रीम में एटलीस्ट स्ट्रीट पावर हासिल कर रही है। हम इस जगह पर आ गए हैं और वो सियासी जमात भी है और वो उसके नारे को आपकी उसको स्टेट लेवल पर फैलाया जा रहा है। यार ये नहीं मैं कह रहा कि स्टेट अपनी मदद से फैला रही है, लेकिन स्टेट ने उसको बहुत स्पेस दी है। हम इस जगह तक आ चुके हैं, इससे वापसी का कोई रास्ता है? वापसी का रास्ता तो यही है जो अब इन्होंने कहा है कि हम बैन कर रहे हैं। लेकिन वो तो एक तंजीम को बैन करेंगे, तो एक तंजीम को बैन करेंगे ना, पीछे तो आइडिया है। नहीं, पहले तंजीम को करें और उनको सजाएं दे जो जिन्होंने SHO को मारा है और इसको किया है। ये जुल्म है ना। आइडियोलॉजी का हम क्या करें जो सेल्फ आइडियोलॉजी, आई टेल यू, ये आइडियोलॉजी कोई इतनी डीप रूटेड नहीं है। मैं जुमेरात को जाके उन्हीं मौलवियों को खाना दिया करता था। इन मौलवियों की कोई हैसियत नहीं थी, ये सिर्फ नमाज पढ़ाते थे और सिंपल से लोग थे ये जो बरेलवी हैं। सर रमज़ान की ट्रांसमिशंस में मैंने 12 साल न्यूज़ चैनल्स में, टॉप न्यूज़ चैनल्स में काम किया। रमज़ान ट्रांसमिशन में आने वाले बहुत से उलमा जी, उनकी गाड़ियों में शराब की बोतलें भी होती थी। अब वो सब कुछ चलता है यार, लेकिन वहाँ आके नहीं बात करते हो। सारा कुछ और भी कुछ बहुत कुछ होता है जिसका जिक्र हम ना ही करें तो बेहतर है। अंडरस्टैंड उसको करते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, फिलॉसफी भी आपका बड़े दिल के करीब सब्जेक्ट है। एक सवाल, आप एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं। किस जगह पर हैं आप इस फिलॉसफी में? ये सब क्या है? देखें, ये सब क्या है, ये फ़लसफ़े का बहुत बड़ा एक सवाल है। ये मज़हब का भी बहुत बड़ा सवाल है। खूबसूरत इसके बारे में कुछ आपने हमसे गुफ्तगू की थी, दोबारा कीजिए। मैं भी ढूंढता रहा कि कोई बड़ी, मतलब मार्क्स तक जब मैं आया तो मार्क्स ने भी एक डायरेक्शन सोसाइटी का बताया कि आखिर में ये जाके कम्युनिज्म हो जाएगा ये वो। लेकिन लगा यार कोई भी इस किस्म का जो है ना, इसके कहते हैं एस्केटोलॉजी, द फाइनल एंड, कोई भी नहीं है। सोसाइटी आगे बढ़ती हैं फिर पीछे आ जाती हैं, तो शायद कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन हमारी जो साइकी है उसमें हम एक डायरेक्शन के हवाले से दुनिया को देखते हैं। तो ये हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्या हकीकत में भी ऐसे है? मसलन लोग कहते हैं जी सुबह दिन होता है फिर रात होती है, ये तो एक है ना कॉन्टिन्यूटी। ये एट वन लेवल, अगर आप इसको थोड़ा सा बिलियन ईयर्स में ले जाएं तो ये कॉन्टिन्यूटी भी नहीं थी, ये तो सब गैस थे जो कभी सॉलिड हुए और फिर ये अर्थ बनी। तो जो लेवल है ना, साइंस ने हमें बताया है हमारा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उसमें भी एक एंड है, जब ये ब्लैक होल वाला जो है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा इन 2 बिलियन ईयर्स या 10 बिलियन ईयर्स, तो ये ख़त्म हो जाएगी स्टोरी। लेकिन कोई ऐसा डायरेक्शन जो मज़हब ने हमें बताया हो कि वहाँ जाएंगे, जहन्नम होगी, जन्नत होगी, इनाम मिलेगा, सज़ा मिलेगी, ये ह्यूमन इन्वेंशंस मुझे लगती हैं, या यकीन कह लें। अब होने के बर्डन को कैसे महसूस करते हैं? हाँ जी, अपने एग्जिस्ट होने के इस बर्डन को। हाँ, मैं यूँ देखता हूँ कि इसमें एक क्लास फैक्टर भी है। जब मैं पाकिस्तान आता हूँ, मुझे याद है तब भी मैं बड़ा फील करता था, मई जून के अंदर ये रोड रिपेयर्स में वो जो लोग काम करते थे नंगे पाँव यार,
हैं उस गर्मी के अंदर। अब भी मैं एक दफ़ा कोई गर्मियों के मौसम में आया तो वही आज तक लगे हुए हैं। दे हैव नो राइट टू चूज। लेकिन यू एंड आई एक एग्जिस्टेंशलिज्म को मान भी लें कि कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे कौन सा अपने लिए चूज करना है, एक ऐसा रास्ता जिससे मुझे रूहानी कह लें आप या इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो जॉन पॉल सार्त्र ने, एग्जिस्टेंशलिस्ट के जो बहुत बड़े नाम हैं, उन्होंने जो था फ्रेंच एग्रेशन इन अल्जीरिया, उसके खिलाफ वो रोज खड़े हो जाते थे और अखबार बेचते थे। He said, this is what gives me satisfaction. कैम्यू ने भी तो यही कहा ना कि वैसे तो ये absurd है डायरेक्शन ढूंढना, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो अपने लिए डायरेक्शन ढूंढना है। Exactly. तो हमारे जैसे लोगों को डायरेक्शन चूज करना है। वहाँ पे मैंने एक दो असूल लोगों को बताए हैं। एक तो है द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव इमैनुअल कांट का, दैट आई शुड रिस्पेक्ट द अदर नॉट एज अ टेक्टिक बट एज अ ड्यूटी। यानी आपकी इज्जत करना मेरे लिए एक टैक्टिक ना हो कि इन्होंने मुझे आके इंटरव्यू किया, बट यू आर अ ह्यूमन बीइंग सो यू डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। अब ये हमारी सोसाइटी में जहाँ नौकरों की कोई पोजीशन नहीं है, उनको आप रिस्पेक्ट वो तो नहीं दे सकते जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन किसी ह्यूमन लेवल पे तो आप उनको उनकी इंसानियत को मान सकते हैं ना। तो एक तो ये है असूल कि रिमेंबर कि यू आर जस्ट बाई चांस बेटर ऑफ देन अदर्स। इसमें कोई ऊपर से हुक्म नहीं था हुआ कि मैं खाते पीते घर में पैदा हो जाऊंगा और ये जो है वहाँ पे होगा, लेकिन ऐसे ही हुआ है। तो आई स्टिल हैव अ ड्यूटी टू डू समथिंग गुड इफ आई कैन। इनजस्टिस इज इन नेचर। हाँ, इनजस्टिस नेचर में तो कोई जस्टिस नहीं है। इंसान की मजबूरी है कि वो जस्टिस के बगैर दुनिया को देख नहीं सकता, चाहे वो इनजस्टिस को जस्टिस मान ले। मसलन जो कास्ट सिस्टम है वो भी तो जस्टिस पे बेस्ड है ना, कि प्रीवियस लाइफ में मैंने कोई ऐब किया था जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तो इन अ वे दिस इज जस्टिस, बट व्हाट एन इनजस्टिस कि जो बेचारा दलित पैदा हो गया उसके पास तो कोई चांस नहीं है आगे बढ़ने का। तो ये आप ह्यूमन सोच के साथ आप इन चीज़ों को बदल सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे था, औरतों के कहाँ राइट्स होते थे। सो सोसाइटीज़ ने ट्रेडिशन को, कस्टम्स को मानते हुए साथ साथ जो इल्म है साइंस का, सोसाइटी का, उसके एतबार से रिफॉर्म्स भी करते गए हैं। वी आर स्टक इन द पास्ट। 7th सेंचुरी से हम बाहर निकलते नहीं हैं, एंड देयर इज़ नो वे ऑफ बीइंग इन द 21st सेंचुरी एंड लिविंग इन द पास्ट। इसे मैं कहता हूँ ये एक स्किज़ोफ्रेनिक पोजीशन है। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। आप मुसलमान रहें, आप अपने जो अकीदे के मुताबिक जो भी आप करते हैं वो प्राइवेटली आप करते जाएं, लेकिन स्टेट जो है वो हर एक के साथ कानून के मुताबिक वो ट्रीट करे। अच्छा, दूसरा उसका प्रिंसिपल ये है कि आई शुड नॉट ट्रीट यू इन अ वे आई डोंट वांट यू टू ट्रीट मी। बात ख़त्म हो जाती है। इन दो असूलों को अगर आप ज़िंदगी में फॉलो कर सकें तो एग्जिस्टेंशलिज्म की एक बुनियाद आपने पूरी कर ली कि यू आर देयर एंड यू डोंट नो इफ देयर इज़ अ डायरेक्शन। Even you can believe there is no direction, but I am on this earth and I have a life to live. What is worth doing which gives me satisfaction? And if you follow that, you can do a lot of good. बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया और बहुत सी बातें और हैं, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि वक्त इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास। हम फिर दोबारा डॉक्टर साहब को तकलीफ़ देंगे। सर शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए इतना तवील और पुरमगज़ गुफ्तगू डॉक्टर साहब की।